आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए एक बार साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लो कि ठीक है या नहीं। वेरी गुड आफ्टरनून। तो बच्चे, आज हम आपका टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल साइंस। बच्चों कैसे हैं आप लोग? और मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं आज मटेरियल साइंस, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर मटेरियल साइंस की आप बात करोगे तो ये जो टॉपिक आपका रहेगा, ठीक है। देखिए, एक तो सीधा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर इसकी हम बात करेंगे तो हर एक एग्जाम में आपके यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेन रीजन ये है। दूसरा, अगर ये टॉपिक हमें समझ में आ गया, अगर मटेरियल साइंस हमें समझ में आ जाता है, तो हमारे लिए काफी चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून दिलीप, पृथ्वी, गुड आफ्टरनून। सर ये क्लास रिकॉर्ड रहेगी? हाँ प्रदीप, आप बाद में देख सकते हो, रिकॉर्ड भी होगी और साथ ही साथ लाइव भी चलेगी। पूरा टॉपिक आपका लाइव चलने वाला है। ठीक है, और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप बिल्कुल देख सकते हो। लाइव भी चलेगी और फिर बाद में आपकी ऐप पर रिकॉर्डेड फॉर्म में तो अवेलेबल होती ही है। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि मटेरियल साइंस की अगर हम बात करेंगे तो ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? एक तो सीधा 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चाहे आप एसएससी जेई की बात करो, चाहे आप आरआरबी जेई की बात करो, बल्कि अगर आरआरबी जेई की बात करोगे तो यहाँ से तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 5 to 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपके स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पीएसयू वगैरह के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है। ठीक है, दूसरा, मैं आपको बता रहा था कि अगर ये सब्जेक्ट आपके समझ में आ गया तो आपको बहुत सारी चीजों का पता लग जाता है। इवन आपकी जो पूरी प्रोडक्शन है और सॉम समझने में भी काफी हेल्प मिलती है। अगर मटेरियल साइंस आपको समझ में आ जाती है तो पूरा जो आपका टॉपिक है प्रोडक्शन का, ठीक है, प्रोडक्शन का पूरा जो टॉपिक है, इसे समझने में काफी हेल्प मिलती है। और साथ ही साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सॉम को भी समझने में थोड़ी सी आपको राहत मिल जाती है। तो ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो इससे पहले मुझे बताइएगा कि कितने लोग मटेरियल साइंस पहले पढ़ चुके हैं और कितने लोगों को अच्छे से क्लियर है, मटेरियल साइंस बिल्कुल समझ में आया है। ठीक है, कितने लोगों को मटेरियल साइंस इससे पहले बिल्कुल कायदे से समझ में आया है, इसके बारे में उन्हें पूरी नॉलेज है। सब्जेक्ट जितना आसान है उतना ही ज्यादा मुश्किल भी है। ठीक है, जितनी चीजें आसान होती हैं उतनी ही ज्यादा मुश्किल भी हो जाती हैं। अगर आप अपना दिमाग खुला नहीं रखोगे तो यही टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर दिमाग खुला रखोगे, चीजों को ध्यान से सुनोगे, समझोगे, रिलेट करोगे, तो टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। वेरी गुड आफ्टरनून पृथ्वी। चलिए, क्लास डेली होगी, बिल्कुल दिलीप, क्लास डेली होगी, रेगुलर क्लास आपकी रहेगी। जब तक ये टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक क्लास आपकी रेगुलर रहेगी। ठीक है, रेगुलर आपकी क्लास बिल्कुल होगी। तो बच्चे, अगर हम बात करें इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बिल्कुल कॉलेज वगैरह में तो सभी लोग पढ़े होंगे, लेकिन अब ये है कि आप ना कितने अच्छे से सारी चीजों को समझा होगा, डिपेंड ये करता है। तो बच्चे, अगर इस टॉपिक की हम बात करेंगे तो स्टार्टिंग में हम वो चैप्टर कंप्लीट करेंगे जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर अपना जो हम रखेंगे इसमें, ये आपका होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पहला चैप्टर हम लोग जो कवर करेंगे इसमें, ये आपका होने वाला है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हम समझेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर से ज्यादा सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करेंगे, जो मैंने रखा है, ये आपका होगा आयरन कार्बन डायग्राम।
आयरन कार्बन डायग्राम। और ये मैं दावे से कह सकता हूं कि आयरन कार्बन डायग्राम आपको समझ में इससे पहले नहीं आया होगा। ठीक है, अगर आपने रट भी लिया होगा तो देखेगा यहां से एग्जामिनर इतना चालाकी से क्वेश्चन बनाता है कि आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सेकंड जो चैप्टर है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। दूसरा, मैं जितना भी आपको मटेरियल साइंस में कराऊंगा, जितना भी हम एमएस में पढ़ेंगे, सारा का सारा कंटेंट आपको क्लास में ही याद होने वाला है। बस आपको चीजों को ध्यान से सुनना है, समझना है, रिलेट करना है। इवन आपको क्लास होने के बाद नोट्स खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और सारा का सारा कंटेंट आपका क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपके यहां से सोल्व हो जाएंगे। बस आपको चीजों को ध्यान से सुनना है और समझना है। तो सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ेंगे यहां पर आयरन कार्बन डायग्राम की बात करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एसएससी जेई की बात करो, एसएससी जेई की आप बात करें या आरआरबी जेई की बात करें, तो यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इवन गेट वगैरह के आपके एग्जाम जो होते हैं, अगर कोई बच्चा गेट वगैरह भी देता है तो उसके लिए भी यहां से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा हम यहां पर बात करेंगे हीट ट्रीटमेंट की। तीसरा टॉपिक हम उठाएंगे हीट ट्रीटमेंट। ये टॉपिक भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। अगर फोर्थ चैप्टर की हम बात करेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, एंड देयर एलॉयज। ठीक है, तो इसी में हम सब ये फेरस और नॉन फेरस जो होता है, ठीक है, फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल, ये वाला पार्ट भी इसी में ही कवर कर लेंगे। पांचवा हम रखेंगे यहाँ पर मिसलेनियस। बाकी की कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। चैप्टर तो अपने आप में काफी बड़े होते हैं तो उन्हें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जैसे आपने मिलर इंडिसेस जब बीटेक के होंगे तो सुना होगा। तो यहां से आपके जेई लेवल पर या पीएसयू लेवल पर इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ईएससी वगैरह में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसमें अपना मिलर इंडिसेस वाला पार्ट कवर कर लेंगे, जो कि अपने एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। अगर यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो उसे हम सोल्व कर पाए। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम यहां पर कवर करने वाले हैं। 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा समझने वाला टॉपिक आपका रहेगा। ठीक है, अगर ध्यान से सुनोगे तो सारी चीजें आपको क्लास में याद हो जाएंगी और सारे क्वेश्चन आपके क्लास में ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है, दिलीप एमएस डिफिकल्ट लगता है? डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। और सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, मटेरियल से आप क्या समझते हैं? अगर मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं कि मटेरियल क्या होता है, तो आप मटेरियल के बारे में क्या समझाओगे? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है इसका नाम ही क्या है? मटेरियल साइंस। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि मटेरियल क्या होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर मैं आपसे पूछूं मटेरियल, तो आप मटेरियल के बारे में क्या बताओगे? व्हाट इज मटेरियल? एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि मटेरियल क्या होता है? व्हाट इज मटेरियल? व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल क्या होता है? बहुत कॉमन सी चीज है। आप अपने आसपास की सारी चीजें देखोगे तो किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, आपके सामने बोर्ड है, एक मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, मेरे हाथ में पेन है, एक मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें आपके आसपास होगी, मोबाइल आप देख रहे होंगे, एक मटेरियल का बना होगा। बिल्कुल पृथ्वी, बिल्कुल जीरो से लेकर, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और मैक्सिमम लेवल तक लेकर आएंगे। जीरो से लेकर मैक्सिमम लेवल तक हम कवर करने वाले हैं। व्हाट इज मटेरियल? वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चे अगर सिंपल मैं आपसे कहूं कि मटेरियल क्या होता है, ठीक है, तो मटेरियल क्या होगा? ए मटेरियल इज ए सब्सटेंस, ए मटेरियल, ए मटेरियल इज ए सब्सटेंस composed of atoms और molecules। ठीक है,
मटेरियल इज ए सब्सटेंस विच हैज सम मास। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा बारीक लेवल पर जाकर हमें पढ़ना है। अगर फर्स्ट चैप्टर की आप बात करोगे तो फर्स्ट चैप्टर हमें माइक्रो लेवल पर समझना है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमें बात करनी है माइक्रो स्ट्रक्चर की। ठीक है, क्योंकि सबसे जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, सबसे जो छोटी इकाई है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे एटम्स की। ठीक है, तो यहां पर एटम्स की ही हम बात करने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मटेरियल क्या है, तो मटेरियल एक सब्सटेंस है जो किससे मिलकर बना है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ठीक है, सिंपल, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि स्टील, ठीक है, सिंपल अगर मैं आपसे कहता हूं स्टील, तो स्टील में क्या होता है आपका आयरन होता है। ठीक है, स्टील में आपका क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, तो यह आयरन और कार्बन से मिलकर बना है। ठीक है, आयरन को आप लिखते हो Fe और कार्बन को आप लिखते हो C से। ठीक है, तो स्टील क्या है, स्टील हमारे पास एक मटेरियल हो गया। स्टील हमारे पास एक मटेरियल है जो कि किससे मिलकर बना है, आयरन और कार्बन से मिलकर बना है। इसी तरह से अलग अलग मटेरियल होते हैं जो कि किसी ना किसी के एटम से मिलकर बने होते हैं। तो मटेरियल क्या है, मटेरियल इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो किसी ना किसी एलिमेंट के एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है मटेरियल। दूसरा हमारा जो टॉपिक है, हम जो पढ़ने वाले हैं, ये क्या है, मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस। तो सर फिर हमें मटेरियल साइंस की क्या जरूरत पड़ती है? तो बच्चे इतना तो हमने समझ लिया कि हमारा जो मटेरियल है वो किसी ना किसी के एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ठीक है, तो हमें मटेरियल साइंस की क्या जरूरत है? तो बच्चे आपको पता होगा कि हम सभी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं। प्रोडक्शन में आपने देखा होगा कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जाती है। ठीक है, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है। एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम करते हैं, इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा होगा डक्टिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, मैलेबिलिटी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आप पढ़ते हो। ठीक है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप इनकी परफॉर्मेंस देखते हो। मान लिया आपको किसी कंपोनेंट का कहीं पर यूज करना है। ठीक है, आपने गाड़ी बनाई तो उसमें अलग अलग पार्ट्स लगाओगे, अलग अलग कंपोनेंट लगाते हो, लेकिन कब लगा पाते हो, जब आपको उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होता है। आप तभी तो ऐसा कर पाते हो, जब आप पूरा डिटेल में उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते होंगे, तभी आप क्या कर सकते हो, उन कंपोनेंट का यूज कर सकते हो। अब ये प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं? जो मटेरियल में आपने देखा, मटेरियल में एक स्ट्रक्चर हमें मिलता है। जब माइक्रो लेवल पर आप चेक करते हो तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, क्या दिखाई देगा? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपने की, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप करते हो, उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है। इस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज जब आप चेक करते हो, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग फिर आप क्या कर सकते हो, इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, सर ये स्ट्रक्चर क्या होता है? बच्चे आपने पढ़ा होगा बचपने में भी, एक स्ट्रक्चर आपका होता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, एक आपको मिलता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, एक आपको मिलता है SC, सिंपल क्यूबिक। तो ये सभी क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। और मटेरियल साइंस में हम इन्हीं स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमें क्या सिखाएगा? फर्स्ट चैप्टर हमें सिखाएगा कि BCC क्या होता है। BCC बोले तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। और BCC की हमें क्या देखनी है यहाँ पर, इसकी प्रॉपर्टीज किस क्या होती हैं और ये प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं। देखिए, आपने अभी तक पढ़ा होगा हार्डनेस क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होती है। ठीक है, आपने समझ लिया कि हार्डनेस आप कैसे डिफाइन करते हो, लेकिन हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि ये हार्डनेस मटेरियल में क्यों आती है। ठीक है, ब्रिटलनेस क्यों आती है। ठीक है, उसमें ऐसा क्या चेंज हुआ, क्या ऐसा चेंज होता है कि जब आप आयरन में कार्बन डालते जाते हो और आप बोलते हो कि इसकी हार्डनेस बढ़ गई है, तो ऐसा क्या होता है कि इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पर ये सारी चीजें समझने वाले हैं। ठीक है, क्या बोलते हो आप कि अगर आयरन में हम कार्बन मिलाते हैं तो क्या होती है, हार्डनेस इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया बार बार से कि हार्डनेस इंक्रीज करती है। यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि हमें यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर मिला है, ऐसा क्या हुआ है कि उसकी हार्डनेस इंक्रीज कर गई है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, BCC, FCC ये हमारे स्ट्रक्चर हैं
और इसकी प्रॉपर्टीज जैसे हार्डनेस यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो मटेरियल साइंस क्या होती है? ए स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, क्या होती है? ए स्टडी ऑफ रिलेशन, ए स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल साइंस क्या है? यह एक रिलेशन फाइंड करती है। मटेरियल साइंस में हम क्या करते हैं? एक रिलेशन फाइंड करते हैं, किसके बीच में? स्ट्रक्चर के बीच में। स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? ये सभी होते हैं आपके स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मटेरियल साइंस में हम क्या करने वाले हैं? एक रिलेशन फाइंड करेंगे, किसके बीच में? स्ट्रक्चर के बीच में, और जो इंजीनियरिंग में हम मटेरियल यूज करते हैं उनके बीच में। ठीक है, मटेरियल क्या होता है? मटेरियल हमारा एक सब्सटेंस है जो कि एटम से मिलकर बना होता है। और मटेरियल साइंस में हम क्या करते हैं? मटेरियल साइंस में उस मटेरियल के स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं, ताकि इंजीनियरिंग में जो मटेरियल यूज किए जाते हैं उनका सही जगह पर हम यूज कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बारीकी से पता होगा तभी हम इनका यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा कंपोनेंट क्या करेगा? फेल कर जाएगा। ठीक है, तो दो बातें आपको भी याद रखनी है। क्या? मटेरियल क्या है? मटेरियल एक सब्सटेंस है, ठीक है, जो किससे मिलकर बना है? एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। जैसे स्टील में मैंने आपसे कहा कि आयरन के एटम होते हैं और कार्बन के एटम होते हैं। मटेरियल साइंस में हम एक रिलेशन निकालते हैं, किसके बीच में? स्ट्रक्चर के बीच में और इंजीनियरिंग मटेरियल के बीच में। ठीक है, अब बात आती है कि स्ट्रक्चर हमें मिलता कैसे है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम करते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपकी प्रोडक्शन में जो होती है, ठीक है, जब आप उसे बना रहे होते हैं, जब आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से एक स्ट्रक्चर हमें मिलता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टीज में भी स्पेशली मैकेनिकल की ही हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं ताकि उसकी हम क्या कर सके? फंक्शनल परफॉर्मेंस हम देख सके। फंक्शनल परफॉर्मेंस हम देख सके, यानी कि उसे जहां पर यूज किया जाना है वहां पर उसका फेलियर ना हो। बोलो भाई, ये दो छोटी छोटी बातें आपको क्लियर हुई या इसमें कहीं डाउट है? ये बहुत कॉमन सी दो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई है। इसमें अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, बाकी फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बोलो बच्चों, ये दो छोटी छोटी बातें आपको क्लियर हुई या इसमें आपका कोई डाउट है? चलिए, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर कौन से देखते हैं? बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज में आप क्या देखते हो? बेसिकली यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं सीधा अपना स्ट्रक्चर पर। तो बच्चे, अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इसे तीन पार्ट में तोड़ देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर को समझने के लिए ठीक है ऋषभ, अभी पढ़ो थोड़ा सा, नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। चलिए, अगर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इसे तीन पार्ट में तोड़ देते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर आपका होता है माइक्रो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को समझने के लिए भी इसे तीन पार्ट में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक आपका इसमें होता है माइक्रो स्ट्रक्चर, दूसरा आपका इसमें होता है मैक्रो स्ट्रक्चर, दूसरा आपका इसमें रहने वाला है मैक्रो
स्ट्रक्चर, ठीक है। और तीसरा आप इसमें पढ़ते हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को समझने के लिए भी इसे 3 पार्ट में हम तोड़ देते हैं। एक आपका होता है इसमें माइक्रो स्ट्रक्चर, एक आपका इसमें रहता है मैक्रो स्ट्रक्चर, और तीसरा इसमें आपका रहता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, तो बच्चे फिर यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर मैक्रो स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर यहां से एक क्वेश्चन बनता है छोटा सा कि माइक्रो स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में। बालेश्वर बिल्कुल रिकॉर्डेड तो आपको मिलनी ही है क्लासेस। तो सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे माइक्रो स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो बच्चे क्या हुआ, कोई हमारे पास मटेरियल था, ठीक है, हमारे पास एक मटेरियल था, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास क्या है, ये कोई माइल्ड स्टील का टुकड़ा है। एक हमारे पास मटेरियल था, मैंने कहा कि हमारे पास एक माइल्ड स्टील का मटेरियल है, ठीक है। अब मुझे इसके माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में जानना है कि इसका माइक्रो स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है। तो सबसे पहला माइक्रो स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए, माइक्रो स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। माइक्रो स्ट्रक्चर को अगर हमें समझना है तो इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये सारी जो ऑब्जर्वेशन होती है हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर करते हैं, ठीक है। तो हमने एक माइक्रोस्कोप लिया और इस माइक्रोस्कोप के अगर मैग्निफिकेशन फैक्टर की हम बात करेंगे तो ये 100 टाइम से भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो माइक्रो स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने एक माइक्रोस्कोप लिया, और इस माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन फैक्टर था, इस माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है ये कितना रहने वाला है, ये 100 टाइम से भी ज्यादा रहने वाला है, ठीक है। यानी कि हमने इसे 100 गुना से भी ज्यादा बड़ा करके ऑब्जर्व किया, ठीक है। हमारे पास एक मटेरियल था माइल्ड स्टील, हमें इसके माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, ठीक है। तो हमने एक माइक्रोस्कोप लिया, ठीक है, और माइक्रोस्कोप से इतने पार्ट की स्टडी करी, ठीक है। इस पार्ट की हमें स्टडी करनी है तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं। तो इस तरह से ये हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई दिया। यहाँ पर ये बहुत छोटा सा है तो हम इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। हम अपनी आंखों से सीधा इसे नहीं देख सकते हैं, तो इसके लिए हमने एक माइक्रोस्कोप लिया जिसका मैग्निफिकेशन फैक्टर 100x से भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। और हमने इसे बड़ा करके देखा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दिया, हमें इसके अंदर ग्रेन्स दिखाई देते हैं जो कि इस तरह से होंगे, ठीक है। जो एटम्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इन्हें ग्रेन्स बोल देते हैं, और ये ग्रेन्स हमें कुछ इस तरह से दिखाई देने वाले हैं। जैसे वो दिखाता है ना साबुन वगैरह के एडवर्टाइजमेंट, कीटाणुओं को मारे, तो कीटाणु आप ऐसे तो नहीं देख सकते हो, उसके लिए भी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से इस मटेरियल के अंदर कौन कौन से एटम है और वो किस तरह से हैं, इसे ऑब्जर्व करने के लिए हमने एक माइक्रोस्कोप लिया और इस छोटे से हिस्से को हमने बड़ा करके देखा, ठीक है। तो हमें इसके अंदर क्या क्या दिखाई दिया, हमें इसके अंदर दिखाई देते हैं ग्रेन्स। अब ये जो पूरा हिस्सा है, ठीक है, इसे मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रेन्स, इसे हम बोलते हैं ग्रेन्स। तो इसके अंदर हमें क्या दिखाई दिए, ग्रेन्स। फिर अगर आप बात करोगे इस तरह से, ये पूरी क्या है, इन ग्रेन्स की बाउंड्री है। अगर मैं पूरा इस तरह से घुमाता रहूं तो ये क्या हो गई, ये हो गई ग्रेन बाउंड्रीज। तो माइक्रोस्कोप से हमें ग्रेन्स दिखाई दिए, माइक्रोस्कोप से हमें ग्रेन बाउंड्रीज दिखाई दी, ठीक है। दूसरा, अगर माइल्ड स्टील की हम बात करेंगे तो माइल्ड स्टील में आपने कभी कभी वर्ड सुने होंगे परलाइट और फेराइट, ठीक है। ये हम आयरन कार्बन डायग्राम में समझेंगे कि परलाइट और फेराइट होता क्या है, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना ही याद रखिएगा कि जब हमने माइल्ड स्टील को माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें इस तरह से ग्रेन्स दिखाई दिए, इन ग्रेन की बाउंड्रीज दिखाई दी, साथ ही साथ हमें यहाँ पर परलाइट और फेराइट भी दिखाई दिए, ठीक है। और परलाइट और फेराइट क्या होते हैं, तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये पूरे ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई दिए। जब हमने माइक्रोस्कोप से इसे देखा तो इस तरह से हमें यहाँ पर क्या है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई दिए। इस तरह से कहीं कहीं पर हमें क्या दिखाई दिए, ये पूरा ब्लैक ब्लैक रीजन दिखाई दिया। और ब्लैक ब्लैक जो होता है, ठीक है, जो हिस्सा आपको ब्लैक ब्लैक दिखता है माइक्रोस्कोप से, इसे हम क्या कहते हैं,
इसे कहा जाता है परलाइट। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेई में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अगर हम माइल्ड स्टील को या माइक्रोस्कोप से जब मटेरियल को हम देखते हैं तो परलाइट हमें कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो परलाइट हमें डार्क दिखाई देता है या काले काले स्पॉट यहां पर दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेई में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि जब हम किसी मटेरियल को या माइल्ड स्टील को जब हम किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो परलाइट हमें कैसा दिखाई देता है, तो परलाइट हमें डार्क दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो काला काला हिस्सा आपको दिखाई दिया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परलाइट। और माइक्रोस्कोप से देखने पर ये हमें कैसा दिखाई दिया, ये हमें डार्क दिखाई दिया। परलाइट क्या होता है, अभी थोड़ा सा इस चीज को रोके रखिएगा, क्योंकि जब हम आयरन कार्बन डायग्राम स्टार्ट करेंगे तब हम परलाइट समझ लेंगे कि परलाइट होता क्या है। ठीक है, दूसरा फिर ब्लैक ब्लैक हमने परलाइट बोल दिया। अब ये जो व्हाइट 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 वाला पूरा हिस्सा बचा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है आपका फेराइट। तो परलाइट कैसा हो गया, परलाइट डार्क कलर का हो गया जब आप इसे देखते हो माइक्रोस्कोप से। और अगर आप फेराइट की बात करते हो तो फेराइट आपको कैसा दिखाई दे रहा है, फेराइट आपको व्हाइट दिखाई देगा। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी जेई पूछ चुकी, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेई। ठीक है, तो परलाइट आपको दिखाई दिया डार्क जब आपने माइक्रोस्कोप से देखा, फेराइट आपको दिखाई दिया व्हाइट। ठीक है, बेसिकली अगर परलाइट और फेराइट की हम बात करें तो ये होते क्या हैं, ये फेज होते हैं। अगर आयरन कार्बन डायग्राम की हम बात करें तो इसको फेज डायग्राम भी हम बोलते हैं। ठीक है, क्यों होता है पूरा जब हम पढ़ेंगे आयरन कार्बन तब समझ लेंगे। ठीक है, तो अभी याद रखिएगा कि ये क्या होते हैं, फेज होते हैं। अब ये फेज है तो इनकी बाउंड्रीज भी होगी। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप से हम क्या देखते हैं, ग्रेन्स देखते हैं, ग्रेन्स बाउंड्रीज देखते हैं, फेज के बारे में समझते हैं, फेज बाउंड्रीज के बारे में समझते हैं, और ये ग्रेन का किस एंगल पर है। ठीक है, ये जो ग्रेन है ये किस एंगल पर झुके हुए हैं, यानी कि ग्रेन ओरिएंटेशन की भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो स्ट्रक्चर को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैग्निफिकेशन फैक्टर 100x से भी ज्यादा होगा तब हम देख पाते हैं। अगर माइल्ड स्टील हमने लिया, उसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करा, ठीक है, तो हमें यहाँ पर ग्रेन्स दिखाई दिए, हमें यहाँ पर ग्रेन बाउंड्रीज दिखाई दी, हमें यहाँ पर कुछ फेजेस दिखाई दिए, उन फेज की बाउंड्रीज भी होगी। ठीक है, फेज बाउंड्रीज होगी और साथ ही साथ ग्रेन ओरिएंटेशन के बारे में हम समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए तो माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में सारे पॉइंट्स एक बार साथ में लिख लेते हैं। माइक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चरल फीचर है। इसे ऑब्जर्व करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जिसका मैग्निफिकेशन फैक्टर की अगर हम बात करें ये 100x से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इससे हम देखते हैं ग्रेन्स, इससे हम देख पाते हैं ग्रेन बाउंड्रीज, ग्रेन बाउंड्रीज। ठीक है, इससे हम देख पाते हैं फेज, इससे हम देख पाते हैं फेज बाउंड्रीज, और इससे हम समझ पाते हैं ग्रेन ओरिएंटेशन के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम किससे समझ पाते हैं, ये सारी चीजें हम समझ पाते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर से। अगर फेज और फेज बाउंड्रीज की आप बात करोगे तो ये पूरा टॉपिक हम समझने वाले हैं आयरन कार्बन डायग्राम। और अगर एसएससी की बात करोगे तो एसएससी यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ चुकी है। एसएससी जेई यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ चुकी है कि माइक्रो स्ट्रक्चर से आप क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर पाते हो। ठीक है,
तो माइक्रो स्ट्रक्चर से हम ग्रेन्स के बारे में समझ पाते हैं, ग्रेन बाउंड्रीज के बारे में समझ पाते हैं, फेज के बारे में समझ पाते हैं, फेज बाउंड्रीज के बारे में समझ पाते हैं, और साथ ही साथ ग्रेन ओरिएंटेशन के बारे में समझ पाते हैं कि ग्रेन का ओरिएंटेशन किस तरह से है, ठीक है, किस एंगल पर वो है। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं माइक्रो स्ट्रक्चर। बोलो भाई, यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हैं या किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे हम फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जहां जहां भी मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है, या तो वो आ चुका है या पेपर में आपके बिल्कुल पूछा जा सकता है, वो पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीपक, परलाइट क्या होता है? बिल्कुल बच्चे, परलाइट की बात करेंगे जब हम आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ने वाले हैं, तब मैं परलाइट के बारे में, फेराइट के बारे में, सीमेंटाइट के बारे में, मार्टनसाइट के बारे में, बेनाइट के बारे में, सबके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आयरन कार्बन डायग्राम में हम पढ़ेंगे। परलाइट और फेराइट की हम बात पूरा कहां पर करेंगे? आयरन कार्बन डायग्राम में करने वाले हैं। क्यों भाई दीपक? ये पूरा डिस्कशन हम वहां पर करेंगे, क्योंकि जब हम फेज डायग्राम पढ़ते हैं तभी ये चीजें निकल कर आती हैं और तभी हम इन चीजों को रिलेट कर पाते हैं। बोलो बच्चों, इतनी बातें आपको क्लियर होती हैं या इसमें कहीं डाउट है? चलिए ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड आकाश। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। माइक्रो स्ट्रक्चर के बाद हम जो बात करने वाले हैं इसमें, हम यहां पर बात करेंगे मैक्रो स्ट्रक्चर की। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो माइक्रो स्ट्रक्चर के बाद हम यहां पर बात करेंगे मैक्रो स्ट्रक्चर की। तो बच्चे, अगर मैक्रो स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो इसकी स्टडी करने के लिए किसी भी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैन बी स्टडीड बाय, स्ट्रक्चर कैन बी स्टडीड बाय नेकेड आई। तो इसका ऑब्जर्वेशन अगर हमें करना है, ठीक है, अगर इसके बारे में हमें समझना है, तो इसके लिए हमें माइक्रो स्ट्रक्चर, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेकेड आई से भी हम इसे क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारी चीजें उसकी सरफेस को लेकर होती हैं। ठीक है, यहां पर किसी भी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपकी आती हैं मैक्रो स्ट्रक्चर में। और ऊपर वाला जो पॉइंट है, यहां से एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ये आपका एसएससी जेई में आ चुका है कि मैक्रो स्ट्रक्चर क्या होता है। मैक्रो स्ट्रक्चर वो होते हैं जिनके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है, नेकेड आई से भी हम इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी सरफेस के बारे में चीजें होती हैं। ठीक है, यहां पर हमें मटेरियल के अंदर जाकर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम उसे सिंपली बाहर से ऑब्जर्व करते हैं, उसकी शेप किस तरह की है, ठीक है, देखने में कैसा है, ये सारी बातें जब हम करते हैं तो इसे हम बोलते हैं मैक्रो स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके लिए किसी भी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ने वाली। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेकेड आई से इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या होती हैं? एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी मटेरियल की। बोलो भाई, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तीसरा हमारा यहां पर बचता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तीसरा हम यहां पर जो जानेंगे ये आपका क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो बच्चे, जितने भी इंजीनियरिंग में मटेरियल यूज किए जाते हैं, ठीक है, इन्हें हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं। अगर इंजीनियरिंग में यूज किए जाने वाले मटेरियल की हम बात करें तो इन्हें दो पार्ट में हम तोड़ देते हैं। एक इसमें आपके होते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल और दूसरा इसमें कौन से होते हैं, एमोर्फस मटेरियल। ठीक है, तो ऑल इंजीनियरिंग मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ऑल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ऑल engineering materials can be classified into crystalline materials and amorphous materials। अगर इंजीनियरिंग में हम बात करें, जितने भी मटेरियल हमारे पास होते हैं तो इन्हें दो पार्ट में हम तोड़ देते हैं। एक हमारे इनमें होते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल और दूसरा हमारे इसमें होते हैं एमोर्फस मटेरियल। ठीक है, तो जितने भी मटेरियल हम यूज करेंगे इंजीनियरिंग में, जितने भी मटेरियल हम यूज करने वाले हैं, इन्हें दो तरीके से हम देखेंगे। कौन कौन से, एक इसमें हमारा होगा क्रिस्टलाइन मटेरियल और दूसरा इसमें हमारा होगा एमोर्फस मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप के मटेरियल हो जाते हैं। फिर बात आती है कि ये क्रिस्टलाइन मटेरियल क्या होते हैं और एमोर्फस मटेरियल क्या होते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखते हैं कितना लोग जानते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल क्या होते हैं और एमोर्फस मटेरियल क्या होते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बताइएगा मुझे क्रिस्टलाइन मटेरियल क्या होते हैं और एमोर्फस मटेरियल क्या होते हैं। एक एक करके बताना स्टार्ट करो, देखते हैं कितने लोग जानते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल के बारे में। क्रिस्टलाइन मटेरियल क्या होते हैं। बोलो भाई, क्रिस्टलाइन मटेरियल क्या होते हैं, व्हाट इज क्रिस्टलाइन मटेरियल। और क्रिस्टलाइन मटेरियल के बाद हम समझेंगे एमोर्फस मटेरियल क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन मटेरियल क्या होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बहुत बारीक चीजें हैं, लेकिन अगर आपको ये क्लियर होंगी तो पूरा सब्जेक्ट समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। व्हाट इज क्रिस्टलाइन मटेरियल। ठीक है, वेरी गुड। देखिए बच्चे, इंजीनियरिंग मटेरियल में हम जो बात करने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम मटेरियल को दो भागों में तोड़ लेते हैं। एक हमारे इसमें हो जाते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल और दूसरा हमारे हो जाते हैं एमोर्फस मटेरियल। ठीक है, तो बच्चे इसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि मटेरियल जो है ये एटम से मिलकर बना है। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं कि ये एटम किस तरह से अरेंज्ड है। मटेरियल जो है, ये मटेरियल एटम से मिलकर बना है और यहां पर हम देखने वाले हैं कि ये एटम किस तरह से अरेंज्ड है। ठीक है, अगर मटेरियल एटम्स का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से हो पाता है, मटेरियल के अंदर ये एटम बड़ा सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से अरेंज्ड है, तो इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल। ठीक है, कोई मटेरियल हमने देखा और इस मटेरियल के इंटरनल स्ट्रक्चर की हमने बात की। ठीक है,
माइक्रोस्कोप से हमने देखा और हमने पाया इसके अंदर जो एटम थे, ये एटम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कायदे से इस तरह से अरेंज थे। तो इस तरह का मटेरियल जो होता है इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल। एक मटेरियल हमने लिया, उस मटेरियल को माइक्रोस्कोप से देखा और हमने देखा कि इसके जो एटम्स थे, इसमें जो एटम्स थे, ये एटम्स बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज थे। तो इस तरह के मटेरियल जो होते हैं ये कहलाते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल, ठीक है। अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो जब एटम एक रेगुलर वे में एक बहुत अच्छे तरीके से अरेंज होते हैं तो ये हमारे कहलाते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल। और अगर ये रेगुलर वे में अच्छे तरीके से अरेंज नहीं होते हैं तो ये हमारे कहलाते हैं नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस मटेरियल, ठीक है। अगर एटम एटम के बीच में गैप ज्यादा है, ठीक है, कायदे से अरेंज्ड नहीं है, तो इस तरह का जो मटेरियल होता है ये हमारा कहलाता है एमोर्फस मटेरियल, ठीक है। इंजीनियरिंग मटेरियल को दो तरीके से हमने तोड़ लिया, एक हमारा क्रिस्टलाइन मटेरियल और दूसरा हमारा एमोर्फस मटेरियल। जब एटम्स रेगुलर वे में एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होते हैं तो ये हमारे कहलाते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल, ठीक है। एग्जाम्पल मेटल्स मैंने लिया, और दूसरा जब इनके बीच में गैप ज्यादा हो, एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज नहीं होते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं एमोर्फस मटेरियल। और अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल इसका होता है ग्लास। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि एमोर्फस मटेरियल कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई में आ चुका है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर क्रिस्टलाइन मटेरियल की हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल, in this type of material atoms are arranged in periodic or regular manner, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं मेटल्स, ठीक है। दूसरा अगर हम एमोर्फस की बात करते हैं, एमोर्फस की बात करें तो इन्हें और क्या बोल लेते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल, इन्हें नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल भी बोल देते हैं। एमोर्फस मटेरियल को नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल भी हम बोल देते हैं, ठीक है। में क्या होगा, इन दिस atoms are not arranged in periodic or regular method। और इसका एग्जांपल आपको याद रखना है ग्लास, ठीक है। तो जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल हमारे पास हैं दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, एक हमारा क्रिस्टलाइन मटेरियल और दूसरा हमारा एमोर्फस, ठीक है। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं एक बहुत कायदे से, ठीक है, एक प्रॉपर वे में, एक रेगुलर मैनर में, ठीक है, एक पीरियोडिक मैनर में अरेंज होते हैं, ठीक है। एग्जांपल मेटल्स, अगर एमोर्फस की हम बात करते हैं तो इसमें वॉइड्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, गैप ज्यादा होते हैं, ठीक है, वॉइड्स ज्यादा होंगे, गैप ज्यादा होंगे। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका क्या होता है, ग्लास, ठीक है। बोलो भाई, ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं या इसमें कहीं कंफ्यूजन है? चलिए, वेरी गुड। तो बच्चे नेक्स्ट बात आती है कि अगर क्रिस्टलाइन मटेरियल को अगर हम ऑब्जर्व करने की बात करते हैं या इनका फर्दर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। हमें अपने सब्जेक्ट में एमोर्फस मटेरियल नहीं समझना है, ठीक है। अगर हम मटेरियल साइंस की बात करेंगे तो हम एमोर्फस मटेरियल के बारे में नहीं समझने वाले हैं, हमें यहां पर बात करनी है क्रिस्टलाइन मटेरियल की, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन मटेरियल को स्टडी करने के लिए एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये एक्सरेज इस मटेरियल से पास की जाती है, ठीक है। क्रिस्टलाइन मटेरियल को अगर हमें समझना है तो इसके लिए एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर हम
क्रिस्टलाइन मटेरियल को समझने वाले हैं, तो इसके लिए हम एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सरेज मटेरियल से पास की जाती हैं, ठीक है, और इसमें जो चेंजेस होते हैं इनका ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये आपका एसएससी जेई में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि अगर हम क्रिस्टलाइन मटेरियल के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो किस टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से हम क्रिस्टलाइन मटेरियल का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और क्लासिफिकेशन आपका किस तरह से होता है, तो इसमें हमें क्या मिलती है, सेवन क्रिस्टल सिस्टम। जब इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, 7 क्रिस्टल सिस्टम, जो हमें इनकी शेप के बारे में बताते हैं, ठीक है। और क्या मिलता है, 14 ब्रेविस लैटिस, जो हमें एटॉमिक अरेंजमेंट के बारे में बताते हैं। क्या किया गया, हमने देखा कि इंजीनियरिंग मटेरियल जो होते हैं इसे हम दो पार्ट में देखते हैं। एक हमारे होते हैं इसमें क्रिस्टलाइन मटेरियल और दूसरे हमारे इसमें होते हैं एमोर्फस मटेरियल। क्रिस्टलाइन मटेरियल कौन से होते हैं, जिनमें एटम बहुत सिस्टमैटिक वे में अरेंज होते हैं, ठीक है, एक बहुत अच्छे तरीके से अरेंजमेंट उनका होता है, तो इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाला ये फिगर दिखाया। दूसरा हमारा होता है एमोर्फस, जिसे हम बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, वॉइड्स बहुत ज्यादा होते हैं, इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होते हैं। अगर डेंसिटी की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर डेंसिटी कैसी रहेगी, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा रहेगी। भाई यहाँ पर खाली स्थान कहाँ पर है, ये जो है ये बीच बीच में आपको दिख रहा है, ये खाली स्थान है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा क्या एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी एटम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी कैसी रहती है, कम रहती है। तो ये तो इनके क्लासिफिकेशन की बात हो गई क्रिस्टलाइन में और एमोर्फस में। फर्दर जब हमने क्रिस्टलाइन मटेरियल का क्लासिफिकेशन देखना चाहा तो इसके लिए हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक की हेल्प ली, ठीक है। एक्सरेज इनके द्वारा पास की जाती हैं, ठीक है, और हमने यहां पर देखा कि जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं ये भी पूरे 7 तरह के होते हैं, ठीक है, इनकी शेप अलग अलग होती है, ठीक है, इनकी शेप 7 तरह की हमें मिलती है। कौन कौन सी मिलती है उसकी हम बात बिल्कुल करेंगे, ठीक है, सारी शेप मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने देखी होगी क्यूबिक आपने सुना होगा, हेक्सागोनल आपने सुना होगा, ठीक है, टेट्रागोनल आपने सुना होगा। इस तरह की 7 शेप हमें दिखाई दी, ठीक है, और साथ ही साथ 14 तरह से इनका एटॉमिक अरेंजमेंट, ठीक है, 14 टाइप से हमें इनका एटॉमिक अरेंजमेंट दिखाई दिया, ठीक है। तो कभी कभी एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्रिस्टल सिस्टम जो शेप होती हैं ये कितनी तरह की होती हैं, तो 7 तरह की शेप हमें दिखाई दी, ठीक है, 7 तरह की शेप हमें दिखाई दी। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जैसे क्यूब हमें दिखाई दिया, ठीक है, क्यूबिक हमें दिखाई दिया, हेक्सागोनल हमें दिखाई दिया, ठीक है, रोम्बोहेड्रल हमें दिखाई दिया, टेट्रागोनल हमें दिखाई दिया। तो इस तरह की 7 शेप हमें दिखाई दी। और यहां पर जो एटम्स का अरेंजमेंट था जिसे हम एटॉमिक अरेंजमेंट बोल रहे हैं, ये हमें 14 टाइप का दिखाई दिया, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट आपके काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कौन कौन सी शेप होती हैं और किस तरह से एटॉमिक अरेंजमेंट होता है ये हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतने ही रखेंगे। यहां तक अगर किसी का डाउट है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। हमें कौन कौन सी शेप होती हैं और किस तरह से उनका एटॉमिक अरेंजमेंट होता है, ये दोनों ही पॉइंट डिटेल में पढ़ने हैं क्योंकि यहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है मुझे बताओ, एक बार फिर से सारी चीजें रिलेट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पहले एक बार डाउट मुझे बताइएगा यहां तक अगर किसी बच्चे का डाउट है कोई। बाकी कल हम जो पढ़ेंगे शेप के बारे में पढ़ेंगे और इनका एटॉमिक अरेंजमेंट किस तरह से होता है ये हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बोलो भाई, यहां तक के सारे पॉइंट क्लियर हैं या इसमें कोई कंफ्यूजन है? चलिए, वेरी गुड।
ठीक है, तो एक बार फिर से रिलेट कर लेते हैं सारी चीजों को। तो बच्चे आज मैंने आपको सबसे पहले जो बताया है, मैंने आपको बताया मटेरियल क्या होता है। ठीक है, तो मटेरियल क्या है, एक सब्सटेंस है जो कि एटम से मिलकर बना है। ठीक है, अगर एग्जांपल की हम बात करें तो सिंपल अगर स्टील लें तो यह आयरन और कार्बन के एटम से मिलकर बना होता है। अब मटेरियल साइंस क्या करती है, मटेरियल साइंस स्ट्रक्चर के बीच में, ठीक है, और इंजीनियरिंग मटेरियल के बीच में एक रिलेशन फाइंड करती है। ठीक है, स्ट्रक्चर हमें कैसे मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और उसकी फंक्शनल परफॉर्मेंस हम यहाँ पर देखते हैं, जहां पर उसका यूज किया जाने वाला है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं, जैसे हार्डनेस आपने सुना होगा, टफनेस आपने सुना होगा, ब्रिटलनेस आपने सुना होगा, डक्टिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में हम माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैक्रो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। अगर माइक्रो स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो जिसे नेकेड आइज से हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और मैग्निफिकेशन फैक्टर 100x से भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्या किया गया, माइल्ड स्टील का एक एग्जांपल मैंने लिया, एक मटेरियल लिया गया माइल्ड स्टील, इसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, और हमने देखा यहाँ पर इसमें क्या क्या दिखाई दिया, इसमें कुछ डार्क स्पॉट दिखाई दिए जिसे हम कहते हैं परलाइट। ठीक है, साथ ही साथ जो व्हाइट रीजन बचा इसे हमने कहा फेराइट। ठीक है, इसमें हमें ग्रेन्स दिखाई दिए, इसमें हमें ग्रेन्स बाउंड्रीज दिखाई दी। ठीक है, साथ ही साथ इन ग्रेन का ओरिएंटेशन कैसा है ये भी हम चेक करते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो माइक्रो स्ट्रक्चर में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं ग्रेन्स की, ग्रेन्स बाउंड्रीज की, फेज बाउंड्रीज की, और साथ ही साथ ग्रेन ओरिएंटेशन की। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं मैक्रो स्ट्रक्चर की। मैक्रो स्ट्रक्चर जिसे हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, अगर उसके एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो ये मैक्रो स्ट्रक्चर में आती है। फिर हम बात करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम बेसिकली देखते हैं एटम्स का अरेंजमेंट किस तरह से है, और इन एटम्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही इन्हें हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। एक हमारे होते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल और दूसरे हमारे इसमें होते हैं एमोर्फस मटेरियल। ठीक है, क्रिस्टलाइन मटेरियल कौन से होते हैं, जिसमें एटम्स बिल्कुल रेगुलर वे में अरेंज होते हैं। एमोर्फस क्या होते हैं, जिसमें एटम्स रेगुलर वे में अरेंज नहीं होते हैं। ठीक है, इनके बीच में वॉइड्स ज्यादा होते हैं, गैप ज्यादा होते हैं। क्रिस्टलाइन मटेरियल के अगर एग्जांपल की बात करें तो मेटल्स हमारा इसमें आता है, इसमें हमारा ग्लास होगा। ठीक है, चलिए तो फर्दर क्रिस्टलाइन मटेरियल के क्लासिफिकेशन के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक की हेल्प ली गई। ठीक है, जिससे क्रिस्टलाइन मटेरियल का क्लासिफिकेशन किया गया और हमें पता चला कि जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जो इनकी शेप होती है, ये 7 तरह की होती है, और इनका जो एटॉमिक अरेंजमेंट होता है ये 14 टाइप्स का होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। यहां तक अगर किसी बच्चे का डाउट है तो मुझे बिल्कुल बता सकते हो, बाकी आज की कहानी को हम इतना ही रखने वाले हैं। बोलो बच्चों, ये सारे पॉइंट क्लियर हैं या किसी पॉइंट में आपका कोई भी कंफ्यूजन है? ठीक है, वेरी गुड। ओके, ऑल क्लियर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, इसके अलावा अगर और कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल बता सकते हो। चलिए, बहुत अच्छे। ठीक है, तो आज की क्लास को पूरा रिवाइज कर लेना। ठीक है, इसमें पूरा अगर कहीं कंफ्यूजन आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, बाकी इसके आगे का कंटिन्यू अगली क्लास में करते हैं। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतने ही रखते हैं और मेहनत करते रहो
आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, चीजों को रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, हर एक स्टेप को समझते रहो, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम ही मिलेगा अब आपको, ठीक है। तो आपको अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करना है, टाइम मैनेजमेंट सही से करना है और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको सिलेक्शन लेना है। चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में सेम टाइम पर।